आपने अपने सप्लायर को पूरा पेमेंट कर दिया है, वैलिड जीएसटी इनवॉइस भी आपके पास में है, आपने जीएसटी का पेमेंट भी सप्लायर को कर दिया है, आपने गुड्स रिसीव किए उसका प्रूफ भी आपके पास में है, आपने जो सप्लायर को पेमेंट किया था वो बैंकिंग चैनल के थ्रू किया था तो उसका प्रूफ भी आपके पास में है। और फिर एक दिन डिपार्टमेंट से आपके पास एक नोटिस आता है, आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। रीज़न, आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं किया है। तो आपकी इसमें गलती क्या है? आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है आपका। 24 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइनली सवाल का जवाब दे दिया है। और आपको बता दूं कि ये जो सवाल का जवाब आया है ये आपके बिजनेस के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं सीए ग्रीन अग्रवाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट 4-5 मिनट अपन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के बारे में, जिसके बेसिस पे किस बेसिस पे ये रूलिंग आई है और इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और लास्ट की 2 स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस चीज़ को, इसके इफ़ेक्ट को मिटिगेट करने के लिए या इसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस चेंज करने चाहिए। तो एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस के बारे में कि केस के फैक्ट क्या हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हर बायर की प्रॉब्लम है, चाहे आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस ले रहे हैं। जीएसटी का जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है ना, वो एक चेन के तरीके चलता है। आप गुड्स बाय करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो, आप गुड्स बेचते हो, वो सामने वाला आईटीसी क्लेम करता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी चेन चलती रहती है जब तक एंड कंज्यूमर इसमें नहीं आ जाता है। जब तक ये चेन सही चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये चेन टूट जाती है कहीं ना कहीं बीच में से। अब इस केस में है क्या कि ये चेन बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन सप्लायर ने आपसे जीएसटी ले लिया, इनवॉइस में चार्ज भी कर दिया, आपने पे किया है, लेकिन अपने जीएसटीआर 3B में वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में वो पैसा पहुंचा नहीं है। अब 2 ही लोग हो सकते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कि इस लॉस को बेयर करेंगे। या तो गवर्नमेंट इस लॉस को बेयर करे, जो डिफ़ॉल्टिंग सप्लायर है उससे रिकवर करे, या फिर आप इस लॉस को बेयर करो, जो जीएसटी का लॉस है उसको आप बेयर करो। तो देखते हैं कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन गया था। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस चीज़ को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई है। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ, इस केस का नाम है भंडारी स्क्रैप ट्रेडर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बैकग्राउंड है, गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मई 2026 को मारुति एंटरप्राइज मैटर में होल्ड किया था कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी बिल्कुल वैलिड है। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई। 24 जुलाई 2026 को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने वो एसएलपी डिसमिस कर दी। कोर्ट के शब्दों में हाई कोर्ट फुल्ली जस्टिफाइड थी और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का कोई भी ग्राउंड वैलिड नहीं था। तो इसलिए उसको वैलिड मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड इनवैलिड करने का कोई ग्राउंड था ही नहीं उसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन C की कहता क्या है। सिंपली आपको आईटीसी तब मिलेगा जब उस सप्लाई पर टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पेड हो चुका हो, कैश या क्रेडिट के थ्रू। तो मतलब आपको 16(2)(c) में सिंपली ये कहने क्या है कि भाई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो एलिजिबिलिटी वो तभी मिलेगी जब वो टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैश और क्रेडिट वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया हो। टैक्स पेयर ने 3 बड़े आर्ग्यूमेंट दिए थे। पहला, हमने बाकी सारी कंडीशंस पूरी की है, इनवॉइस है, गुड्स मिले हैं, पेमेंट हुई है। दूसरा, सप्लायर का बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। लीगल मैक्सिमा करके होती है जिसमें होता है कि कानून किसी को भी असंभव काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो
तो समझिए सामने वाले की GSTR3B आपके कंट्रोल में नहीं है, सप्लायर की GSTR3B को आप कंट्रोल नहीं करते हो। तीसरा, दिल्ली वेट के केस में बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्शन मिलती थी, वही हमें भी मिलनी चाहिए। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट थे जो कोर्ट के पास गए थे। तो कोर्ट ने तीनों पर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कोर्ट ने तीनों पर बोल दिया कि इस पर आगे बढ़ नहीं सकते हम। दिल्ली वेट वाले आर्ग्यूमेंट पर स्पेसिफिकली कहा दोनों कानून की प्रोविजनिंग अलग है, पेयरिटी नहीं बन सकती है। तो ये सिंपली कोर्ट का ग्राउंड था कि इन तीनों जो आपने रीजनिंग दी है हमको, इसके ऊपर ये कोर्ट केस आगे नहीं बढ़ सकता है। और रही बात दिल्ली वेट वाले जो केस का आप रेफरेंस दे रहे हो, तो वो एक एक्ट अलग था, ये एक्ट अलग है, दोनों की वर्डिंग्स अलग है, तो इसलिए ये पैरिटी नहीं बनती है और ये सिमिलर केस की कैटेगरी में फॉर्म नहीं करता है। तो इस केस के बॉटम लाइन क्या है जो हमने डिस्कस किया है, आईटीसी एक स्टैचुरी कंसेशन है। आप समझिए, आईटीसी एक स्टैचुरी कंसेशन है, ये आपका वेस्टेड राइट नहीं है। मतलब आपको जो आईटीसी मिलता है वो आपका वेस्टेड राइट नहीं है, ये सिंपली एक कंसेशन है। कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, वेरी सिंपल। अगर 16(2)(c) की कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसका मतलब आपके बिजनेस के लिए क्या है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली इससे क्या निकल के आता है। नंबर 1, वैलिड टैक्स इनवॉइस अब काफ़ी नहीं है। अगर पहले हम क्या सोचते थे कि इनवॉइस है हमारे पास में, जीएसटीएन वैलिड है, तो मतलब हो गया, अब हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट अब इस रूलिंग के आने के बाद में ये ऐसा नहीं है। नंबर 2, पूरा पेमेंट करना भी काफ़ी नहीं है। फिर आगे ग्रेजुअली जब जीएसटी आया था उसके बाद में ये था कि जी सर पेमेंट का अगर प्रूफ है आपके पास में, 180 डेज़ में आपने पेमेंट कर दी है और बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर दी है, तो वो भी अब आज की डेट में काफ़ी नहीं है। नंबर 3, और ये सबसे बड़ा है, आपके वेंडर की जीएसटी कंप्लायंस अब आपकी बैलेंस शीट पे बैठ गई है। आप समझिए ईयर एंड पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने ऐसे वेंडर हैं आपके जिन्होंने GSTR3B फाइल नहीं की है। वो एक तरीके से आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अब वो जब भी वो फाइल नहीं करेंगे तब तक आपका कैश फ्लो स्टक रहने वाला है। तो कहने का मतलब है इसका इम्पैक्ट अब आपके बैलेंस शीट पे भी आना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिए, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने साहिल एंटरप्राइजेज में और कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले सनक्राफ्ट एनर्जी में बोनाफाइड बायर को कुछ राहत दी थी, बट उन जजमेंट पे अब ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जी आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2C की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि जब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी डिपॉजिट नहीं हो जाएगा तब तक आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब हम करते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट, एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये है सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 और रूल 37A। इन दोनों की हम बात करेंगे अभी। स्टेप 1, ट्रिगर पॉइंट क्या है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने क्रेडिट लिया है। अगर आपके सप्लायर ने उस पीरियड का GSTR3B 30 सितंबर 2026 तक फाइल नहीं किया है तो ट्रिगर लग गया आप पे। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 क्या है इसके अंदर, रिवर्सल। तो गवर्नमेंट 30 नवंबर तक की डेट आपको देती है कि आपका जो आईटीसी एलिजिबल नहीं हुआ है आप उसको रिवर्स कर दीजिए। अब स्टेप नंबर 3 आती है रीअवेलमेंट की। रीअवेलमेंट में क्या है कि सेक्शन रूल 37A बोलता है कि आप कोई भी आईटीसी जो आपने रिवर्स कर दिया है आप उसको रीअवेल कर सकते हो जब आप उसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, और इसके लिए रूल 37A को टाइम लिमिट भी नहीं लगाता है। तो रास्ता बंद नहीं है, लेकिन बीच का टाइम देखिए, सामने वाले ने फाइल नहीं किया है, आपको वो क्रेडिट अवेल करना है विद इन टाइम लिमिट, फिर आपको उसे रिवर्स करना है विद इन टाइम लिमिट, फिर आपको उसे री अवेल करना है। तो ये ऐसा नहीं कि रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, बट हाँ जो बीच का टाइम पीरियड है जब आपका पैसा रिवर्स हो चुका है और वापस नहीं आया है, वो पूरा आपके कैश फ्लो पे ना डायरेक्ट हिट करता है। यानी कि आपके 100 रुपीज़ का आईटीसी था, सामने वाले ने GSTR3B फाइल नहीं की, तो आपको वो आईटीसी क्लेम करना और रिवर्स कर देना है। यानी कि उसका जो डायरेक्ट 100 रुपीज़ का इम्पैक्ट है वो आपके कैश फ्लो पे आएगा।
क्योंकि अगर क्रेडिट से पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको कैश की फॉर्म में पे करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो आपकी कैश फ्लो पे आएगा। तो और स्पेशली वहाँ पे ये ज़्यादा हिट करता है जहाँ पे आपका मार्जिन काफ़ी थिन होता है। जहाँ पे मार्जिन थिन होता है तो ओबियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है और आपको बर्डन बड़ी कैरी करनी पड़ जाती है। मतलब आप सिंपल सी लगाइए कि अगर इंटरेस्ट के फॉर्म में भी आप उसको चेक करते हैं तो अगर मार्जिन थिन है तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है कि यार मुझे पॉकेट से पे करना पड़ गया है आईटीसी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या किया जाए। तो मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिसे आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो प्रोक्योरमेंट का काम था वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का पास होता था, सारा डिसीजन उन्हीं को ही लेना होता था। बट अब आपको फाइनेंस को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फाइनेंस का पर्सन जीएसटी पोर्टल पे जाके सर्च टैक्स पेयर में जाके, जीएसटीएन पे फ्री फैसिलिटी अवेलेबल है सर्च टैक्स पेयर की, वहाँ पे जाके उस जीएसटीएन को सर्च करे और उसकी फाइलिंग की हिस्ट्री निकाले कि वो प्रीवियसली ऑफेंडर रहा है, टाइमली मैनर में फाइलिंग की है नहीं की है, ये सारी की सारी चीज़ें वो चेक कर ले, एक तरीके से इवेलुएट कर ले अपने वेंडर को कि हाँ भी वो फाइलिंग के मामले में कैसा है। सेकंड जो इसके अंदर हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि जीएसटीआर 2B का जो रिकन्सिलेशन है वो आप अपने परचेज रजिस्टर से हर मंथ कीजिए, क्योंकि जीएसटीआर 2B में आने का मतलब है कि सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में तो इसको फाइल किया ही किया है। ठीक है, तो आपको अपने जीएसटीआर 2B का अपने परचेज रजिस्टर से रिकन्सिलेशन कर लेना है। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लीगल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको, वेंडर जो एग्रीमेंट है उसमें जीएसटी कंप्लायंस की वारंटी डालिए। आप वेंडर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर लिखिए कि आप टाइमली मैनर में अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, और एक रिटेंशन क्लोज रखिए कि इनवॉइस का टैक्स कंपोनेंट तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि आप अपनी रिटर्न प्रॉपरली फाइल करके नहीं कर देते हो और आपका जो इनवॉइस है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता है। देखिए, बड़ी कंपनियां तो आज की डेट में भी वही करती है, वो आपका जीएसटी तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि आप उनको, सामने वाले को, आपके जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। बट आज अब ये रूलिंग आने के बाद में जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं, जो एमएसएमईज भी हैं, उनको भी ये चीज़ अपनी नॉलेज में रखनी पड़ेगी कि अब ये वारंटी का क्लोज वो भी डाले कि या जीएसटी तब तक होल्ड करके रखे जब तक सामने वाला जो सप्लायर है वो जीएसटीआर 3B अपनी फाइल नहीं कर देता है। अब बात करते हैं द रियल रिस्क की, कि इसमें रियल रिस्क है क्या। अब मैं एक बैलेंस पॉइंट रखना चाहता हूं, क्योंकि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ये परमानेंट लॉस नहीं है, आप समझिए। ये टाइमिंग और कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। सप्लायर ने देर से फाइल किया, आपके बीच के पीरियड में आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा, तो इससे आपके कैश फ्लो पे हिट आएगा। जैसे ही वो फाइल कर देगा आप वापस से रीअवेल कर लोगे इस आईटीसी को। ये परमानेंट लॉस कब बनता है, जब होता है ना कि फ्रॉड ही हो गया है जी आपके साथ में, वेंडर ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है, सामने वाले सप्लायर ने बिजनेस ही बंद कर दिया है, उस केस में ये आपके परमानेंट लॉस की कैटेगरी में चला जाएगा। अदरवाइज ये सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस क्रिएट करता है जो कि आपके कैश फ्लो को हार्ड किक करेगा, उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको असली काम ये है टाइमिंग प्रॉब्लम को परमानेंट प्रॉब्लम होने से बचाना है, और वो सिर्फ एक चीज़ से होता है, वो होता है जल्दी पता चलने से। आप समझिए, अगर आपने टाइमली मैनर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर ली, आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि किस किस वेंडर ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है, तो आप टाइमली मैनर में उन वेंडर को चेस कर सकते हो, आप उनसे उनके जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए प्रेशर डाल सकते हो। और यही बात अगर आपको 2 साल बाद पता चलेगी तो तब तक हो सकता है उसके बाद 2 साल में आप उस वेंडर को ट्रैक ही ना कर पाओ, या वो आपका रेगुलर वेंडर रहे ही नहीं, आपको उससे कम्युनिकेशन करने में इशू क्रिएट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको टाइमली मैनर में ये सारी की सारी चीज़ें कर लेनी है। अब हम बात करते हैं वर्थ नोइंग, कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जो कि आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए। एक और बात जो रिपोर्ट नहीं हुई है ज़्यादा, लेकिन आपको पता होनी ज़रूरी है कि आखिर गुजरात हाई कोर्ट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2C का वैलिड रखते हुए भी गवर्नमेंट से कुछ कह दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे फैसले को अफर्म किया है। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे फैसले को अफर्म किया है। तो हाई कोर्ट ने
कहा था कि गवर्नमेंट को ऑनेस्ट परचेजर की दिक्कतों को कंप्रहेंसिव वे में रीइवेल्युएट करना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए जिससे इनवॉइस वाइज सप्लायर टैक्स पेमेंट रियल टाइम में वेरीफाई हो सके। आप समझिए आज की डेट में जो बायर है उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि वो रियल टाइम में वेरीफाई कर पाए चीज़ों को। वो तो देखिए बाद की बातें हैं कि 3B फाइल हुई नहीं हुई, वो तो हिस्टोरिकल डेटा को आप चेक कर पाते हो ना। तो रन टाइम पे ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो ये गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि इस चीज़ को रीइवेलुएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं जिनको इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करे। ये एक ऑब्जर्वेशन है, कोई बाइंडिंग डायरेक्शन नहीं थी, ये सिंपली कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी। ये कोई बाइंडिंग डायरेक्शन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये क्लियरली बता देता है कि अदालत को भी पता है इस चीज़ का कि एक सिस्टम में गैप है। तो आने वाली जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग में हम देखते हैं कि कोई डिसीजन गवर्नमेंट इस चीज़ पे लेती है या नहीं लेती है, कि कैसे इस मैकेनिज्म को और फुल प्रूफ किया जाए, ताकि जो बायर हैं, वो जो ऑनेस्ट बायर हैं, जो एक्चुअल में बाय कर रहे हैं, सब कुछ है बट फिर भी उनको पनिशमेंट मिल रही है, उनको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप करती है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कंप्लायंस कैलेंडर की। तो 30 सितंबर की जो डेट है वो फाइनेंशियल ख़त्म होने के बाद सप्लायर की जीएसटी 3B फाइलिंग की कट ऑफ डेट है। इसके बाद भी फाइल नहीं हुआ है तो आपका आईटीसी इससे अफेक्टेड होगा। 30 नवंबर आपकी रिवर्सल डेडलाइन है, उस डेट तक रिवर्स कर दीजिए। मिस किया तो सेक्शन 50 के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सप्लायर फाइल करता है उस दिन से आप किसी भी सब्सिक्वेंट जीएसटी और 3B में इसको रीअवेल कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और एक रिमाइंडर, अक्टूबर और नवंबर आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिकन्सिलिएशन मंथ है। सितंबर के बाद तुरंत अपनी पेंडिंग लिस्ट निकालिए और सप्लायर को चेज कीजिए नवंबर से पहले पहले, ताकि वो नवंबर से पहले पहले अपनी जीएसटी और 3B फाइल कर दे। अदरवाइज आपको अपना जीएसटी जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं की टेक अवे की। जो अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें की टेक अवे क्या निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से इसमें मोटा मोटी 4 चीज़ें निकल के आती है जो कि हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 के सेक्शन 16(2)(c) जो वैलिड है, आपका आईटीसी इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट तक टैक्स का पेमेंट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, नंबर 1 आपको ये इंश्योर करना है कि सेक्शन 16(2)(c) वैलिड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपका आईटीसी इसी बात पे डिपेंड करेगा कि बायर ने जिससे आपने सप्लायर ने आपके ने जीएसटी और 3B फाइल करके गवर्नमेंट को वो टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं किया है। नंबर 2, सप्लायर ने 30 सितंबर तक जीएसटी और 3B मिस की है तो 30 नवंबर तक रिवर्स करना है, वरना आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है, सप्लायर फाइल करता है वही क्रेडिट वापस ले लीजिए। रूल 37A कोई डेडलाइन नहीं देता है आपको रीअवेलमेंट के लिए, वो बिना डेडलाइन का है तो आप कभी भी उसको रीअवेल कर सकते हो। चौथा, वेंडर का ड्यू डिलीजेंस अब ऑप्शनल नहीं है, आपको क्लीन सप्लायर चाहिए, मंथली जीएसटी या 2B का रिकन्सिलेशन चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट में इसके वारंटी क्लेम को डालिए कि कंप्लायंस की वारंटी है आपके पास में, या आप उनका जीएसटी का पैसा होल्ड कीजिए कि जब तक आपकी जीएसटी और 3B फाइल नहीं होगी तब तक आपको हम जीएसटी का पैसा रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये 4 मेजर की टेक अवे मुझे समझ में आते हैं इसके। तो इसको एक बार रीआइट्रेट करते हैं अपन। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2(c) सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है वैलिड है, यानी कि आप आईटीसी तभी मिलेगा जब सामने वाले सप्लायर ने वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया हो। नंबर 2, 30 सितंबर तक आप चेक कर लीजिए जीएसटी और 3B फाइल हुई है नहीं हुई है, अदरवाइज नवंबर के अंदर आप उसको रिवर्स कर दीजिए। तीसरा, सप्लायर जब भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, रूल 37A बोलता है आप उसका रीअवेलमेंट कर सकते हो विदाउट एनी डेडलाइन, कभी भी जब भी वो फाइल करता है। चौथा पॉइंट है, वेंडर की ड्यू डिलीजेंस आपको करनी है, कंप्लायंस की वारंटी के लिए आपको क्लोज डालना है वेंडर के साथ। आप जो एग्रीमेंट करोगे हर महीने आपको जीएसटी या 2B और परचेज रजिस्ट्री का रिकन्सिलेशन करना है। बस यही तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने जो एक्सपोजर है आपका जीएसटी का, आईटीसी का, आप उसको ड्रास्टिकली कम कर सकते हो और टाइमली मैनर में आप अपना एक्शन ले सकते हो। मैं सीए गरीन अग्रवाल आपसे फिर मिलता हूँ जीएसटी से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही अच्छे अच्छे रूलिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।